एक और बड़ा ब्लंडर, एक और बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूम में पेशेंट को रिकवर किए बगैर डायरेक्ट वार्ड में शिफ्ट किया, जो कि एक जनरल वार्ड है जिसमें मॉनिटर्स, 2-4 मॉनिटर्स और बेड हेड पैनल्स लगा के उसको आईसीयू टैग किया हुआ है ताकि आईसीयू की चार्जिंग की जा सके। और आईसीयू की चार्जिंग 35,000 पर डे के हिसाब से करते हैं। ये कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा जुल्म है इंसानियत के साथ कि आप इतनी कम्प्लेक्स सर्जरी करके पेशेंट को एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। और वह जनरल वार्ड भी ऐसा, शायद बदीन और सांगड़ के भी किसी ज़िले के डीएचक्यू का भी वो वार्ड उससे बेहतर होगा। अभी भी मौजूद है, सीसीटीवीज़ मौजूद हैं। आप में से कोई भी जो टेक्निकली प्रोफेशनली जो लोग जानते हैं कि आईसीयू कैसा होना चाहिए और वो भी कम्प्लेक्स सर्जरीज के बाद कैसा होना चाहिए, वो उसको जाके विज़िट कर सकते हैं। उसको जाके मेरी इस बात को वेट कर सकते हैं जाके कि मैंने जो बात की है, जो मैं आईसीयू के बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरी बात गलत है या सही है। और एक और बात बताता चलूँ आपको, आईसीयू की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन नामी कोई चीज़ नहीं। आप कम्प्लेक्स सर्जरीज कर रहे हो, ठीक है, 6 बेड्स के एक जनरल वार्ड में आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो, जिसमें वेंटिलेटर 2 या 3 वेंटिलेटर हैं, 6 बेड्स उसमें मौजूद हैं। नंबर 2, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स वहाँ कोई नहीं है। ये 2 चीज़ें आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, आइसोलेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। बिलीव मी कि वहीं बाहर कॉरिडोर में, मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा, कॉरिडोर में टाइलें लग रही हैं, ड्रिल मशीनें चल रही हैं, हथौड़े लग रहे हैं, और पेशेंट, ब्रेन सर्जरी का पेशेंट, जर्क्स और कन्वल्जन्स और झटके ले लेके उसका बुरा हाल हुआ है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। उनके जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 1 साल का जो 2021 में जो पास हुए हैं, यानी कि 1 साल का हाउस जॉब भी अभी बेचारों का कंप्लीट नहीं हुआ, वो उस आईसीयू, सो कॉल्ड आईसीयू में पेशेंट को सर्विसेज देने के लिए मौजूद हैं। और वो भी पेशेंट के साथ नहीं है, अपनी चेयर पे बैठ के गपशप कर रहे हैं। और पेशेंट को कौन हैंडल कर रहा है? वार्ड बॉय, स्वीपर और गार्ड पेशेंट को हैंडल कर रहा है। 19 नवंबर 2022 की उनके सो कॉल्ड आईसीयू की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 7 से 8 बजे की देखी जा सकती है, जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से आया, किस तरीके से शिफ्ट हुआ और किसने उसको हैंडल किया, और डॉक्टर उनके काम मौजूद थे। और पेशेंट को शिफ्ट होने के फ़ौरन बाद झटके शुरू हुए, दौरे शुरू हुए, जर्की मूवमेंट शुरू हुई। किसी डॉक्टर ने, जो वहाँ मौजूद जूनियर डॉक्टर थे, उनको तो आइडिया ही नहीं था कि इस पेशेंट को हैंडल कैसे करना है। सीनियर डॉक्टर्स में से डॉक्टर आरिफ मलिक, उस्मान मलिक, एनेस्थेटिस्ट, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब तक पेशेंट रिकवर ना हो उसको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। बल्कि पेशेंट को तो इस कंडीशन में मैं पहले बता चुका हूँ, रिकवर करना ही नहीं होता 48 घंटे तक। उसको सीडेट रखना होता है, उसको वेंटिलेट करके रखना होता है। जितनी उसकी जर्की मूवमेंट्स कम रहेंगी, उतना वो कॉम्प्लिकेशन में जाने के चांसेस कम होंगे। और वही हुआ, पेशेंट जर्क्स लेता रहा, पेशेंट को रस्सियाँ, पट्टियाँ बांध के बेड पे छोड़ दिया। पट्टियाँ भी किसने बांधी? सिक्योरिटी गार्ड ने, वार्ड बॉय ने, और उनका जो एक कोई नर्सिंग असिस्टेंट मौजूद थी। इन लोगों ने पट्टियाँ बांधी। मैं उसका आई विटनेस हूँ और इनका सीसीटीवी उसका आई विटनेस है। डॉक्टर उस्मान को कॉल करते रहे, आते ही उसने बदतमीजी करने के अलावा पेशेंट की केयर पे कोई बात नहीं की। और चूंकि वेंटिलेटर मौजूद नहीं था, 2 दिन तक पेशेंट को इंटूबेट नहीं किया गया। साथ वाले बेड की एक मोहतरमा, एक खातून, जो इसी बेचारी प्रोसीजर से गुजरी, अल्लाह को प्यारी हुई, वो आइस वेंटिलेटर फ्री हुआ तो पेशेंट को इंटूबेट करके फिर उसको वेंटिलेटर पे डाला। इतनी देर में पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो चुका था और पेशेंट तकरीबन 104-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में पहुंच चुका था उस वक्त तक। आईसीयू तो मैंने आपको बताया, आईसीयू नामी तो कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ। जो एक वार्ड है जिसमें पेशेंट को एडमिट किया ऑपरेशन करने के बाद, सारे पेशेंट को जिसमें फेंक दिया जाता है काट पीट के, उसमें टीम नामी कोई चीज़ नहीं। अगर इंटूबेट करना पड़ा, जो कि इंटेंसिविस्ट का काम है, एनेस्थेटिस्ट का काम है, वो भी उस्मान मलिक ने किया। सर्जरी पहले उस्मान मलिक ने अपने बाप की सरपरस्ती में की।
इंटूबेट भी उस्मान मलिक ने किया। पेशेंट को ट्रेकेस्टमी करनी पड़ी, गला काट के नाली डालनी पड़ी, जो कि ENT का काम है, जो कि जनरल सर्जन का काम है, और फिर इंट्यूबेट करना इंटेंसिविस्ट का काम है या एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर का काम है। वो काम भी इरफान मलिक ने खुद किया। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पेपर वर्क है वो भी उस्मान मलिक ने किया। मेडिसिन की जो रिजीम चलाई वो भी उस्मान मलिक ने की। पेशेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में गया, वो भी उस्मान मलिक डील कर रहा है। यानी उस्मान मलिक को आरिफ मलिक ने एक सुपरमैन के तौर पे अस्पताल में छोड़ा हुआ है। वो हर प्रोसीजर वो ऑल इन वन है, सारे प्रोसीजर उस्मान मलिक करता है। सिर्फ इस वजह से कि जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख पेशेंट से लिए हैं, वो सारा सुअर अपने पेट में जाए, किसी और के पास ना जाने पाए। वो पेशेंट भले अल्लाह मियाँ के पास चला जाए, लेकिन पैसे हमारे पास ही रहने चाहिए, किसी और डॉक्टर को ना बुला के देने पड़े, ना कोई टीम में और डॉक्टर रखना पड़े। कितना बड़ा ब्लंडर है। कुछ लोगों ने 99% लोगों ने इसी से रिलेटेड अपनी कमेंट्स मेरी पोस्ट पे दिए हैं। 1-2 लोगों ने, 1% ने, 2% ने ये भी कहा कि हम वहाँ गए और हमें वहाँ से सर्विसेज अच्छी मिली। भाई इतना सीनियर डॉक्टर जो अपने आप को सो कॉल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर कहता है, वहाँ तो हिस्ट्री ये होनी चाहिए थी कि 99% ठीक रहे, एक आधा पेशेंट खराब हो गया, फिर मुझे आपकी बात पे खुशी होती। आप खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने ये कमेंट्स दिए हैं कि हम वहाँ गए और हम वहाँ से ठीक होके आ गए। वो 1% लोग हैं। मैंने अपनी पोस्ट में भी कहा, अपने कमेंट्स में भी कहा है, आप एक दफ़ा फिर सदका दें, अल्लाह ताला आप पे राज़ी हो गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़नी थी वहाँ। बात करते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस की। अगर आपके पास स्किल्स ठीक हैं और मोडेलिटीज़ आपने पूरी रखी हुई हैं, SOPs आपने फॉलो किए हैं, आपके सपोर्टिव मेजर्स ठीक हैं, किसी भी प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन हो एक रूटीन की बात है, हो सकती हैं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स से लेके और आपके सपोर्टिव मेजर्स तक, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तक हर तरफ डेफिशिएंसी है और फिर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जाता है, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इससे बड़ी नेग्लिजेंस ये है कि अपने पैसों की खातिर जो आपने डेली का मीटर चला रखा था 50,000, 60,000, 70,000 का, लैब की शक्ल में, फार्मेसी की शक्ल में और बेड्स की और वेंटिलेटर के नाम पे जो आप पैसे ले रहे थे, उनको हजम करने के लिए, उनको हड़प करने के लिए अपने पेशेंट्स को सही तरीके से अपने गाइड ना करके भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। पेशेंट को रेफर ना करके भी आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। इससे बड़ी नेग्लिजेंस जब पेशेंट ने खुद रेफर होना चाहा, पेशेंट ने खुद जाना चाहा, पेशेंट ने अपनी अप्रोच से होली फैमिली हॉस्पिटल में, पिम्स में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर अपनी जगह बनाई, वेंटिलेटर अवेलेबल करवाया, तो आपने उस रास्ते में भी रुकावटें डाली। बजाय इसके कि आप पेशेंट को रेफ़र करते कि कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं, क्रिटिकल हो गए हैं, आप फलां जगह पे चले जाओ, बजाय इसके कि आप सपोर्ट करते, बजाय इसके कि आप साथ जाते, आपकी एम्बुलेंस जाती, आपका डॉक्टर जाता, आपने पेशेंट को शिफ्ट करने में रुकावटें पैदा करके और बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। और डॉक्टर आरिफ मलिक ने ज़ुबैर की मिसेस को अपने ऑफिस में बुला के ये कहा कि मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में हेड रह चुका हूँ, न्यूरोलॉजी का, न्यूरोसर्जरी का मैं हेड रह चुका हूँ, तो वहाँ सर्विसेज का इनसे भी बुरा हाल है जो हमारे पास सर्विसेज हैं, आप वहाँ हरगिज़ ना जाएं। उसकी वजह ये थी, पेशेंट के साथ जो भी हो, पेशेंट मर जाए तो यहीं मरे, खुदा न खास्ता, पेशेंट अगर ठीक होके जाए तो यहीं से जाए, ठीक होता है तो हमारा मीटर चल रहा है, मर जाए तो हमारी कोताहियाँ और हमारी नेग्लिजेंसेस कहीं वायरल ना हो, कहीं पब्लिक ना हो। इस जैसे नासूर ही यहाँ माशरे में मौजूद हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विसेज को, गवर्नमेंट की सर्विसेज को बदनाम कर करके अपने सेंटर चला रखे हैं। यानी कि 30 साल आप एक इंस्टीट्यूट से आपने नाम कमाया, पैसा कमाया, आपने शोहरत पाई वहाँ से, और आखिर में अपने प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए आप बाकायदा दफ्तर में बुला के पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को इस बात पे कहल करते रहे कि आप वहाँ ना जाओ, वहाँ सर्विसेज ख़राब हैं, हमारे पास रहो। कितनी बद अखलाकी वाली